commencing litigation, no new thing be introduced. यानी जब आपकी पेंडेंट लिटिगेशन पेंडेंट है तो कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते आप। ये समझ में आ गया कि वाद के दौरान आप कुछ नया कुछ नहीं कर सकते, या नई कोई चीजों को क्या है मर्ज नहीं कर सकते, आप कुछ चीज पैदा नहीं कर सकते उससे, ठीक है, जब तक उस पेंडेंसी का समापन ना हो जाए। ठीक है, देखते हैं लिस्ट पेंडेंसी क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है लिटिगेशन, और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग, विचाराधीन। पेंडिंग और कौन सी, वर्तमान में खत्म हो गई है वो नहीं, जो वर्तमान में विचाराधीन है अगर कोई लिटिगेशन, तो उस दौरान अगर आप कोई ट्रांसफर करोगे तो वो क्या हो जाएगा। देखो वहां पर भी आप देखो, ड्यूरिंग पेंडेंसी, अगर आपने पेंडेंसी चल रही है, ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अंतरण को न्यायालय ने किया है, किसने किया है, मान्य किसने किया है कि कर लो भाई, आपका ट्रायल चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, बीच में ऐसा कर लो, तो न्यायालय ने प्राधिकार किया है, न्यायालय ने अनुज्ञा दी है, तो देख लीजिए। दूसरा, आपने बिना न्यायालय के प्राधिकार के ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बिना न्यायालय के, या फिर आपने न्यायालय से पूछा या बिना न्यायालय के ट्रांसफर कर दिया, तो अब क्या होगा दोनों ही सिचुएशन में। चीज समझ में आ गया। वहां पर दो सिचुएशन होंगी, या फिर ए व्यक्ति, देखो ए और बी का पेंडेंसी चल रही है, ठीक है, अगर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर सूट डाला और बी व्यक्ति क्या करना चाहता है, उसका ट्रांसफर करना चाहता है, तो या फिर न्यायालय से पूछ के कर ले या बिना न्यायालय के कर दे, ठीक है। परंतु उसने देखिए, आइए डिग्री किसके पक्ष में आ जाती है, ए के पक्ष में डिग्री आ जाती है, ए जीत जाता है। अगर तो क्या होगा उस सिचुएशन में, तो अगर इसने कोई ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। जी समझ में आ गया, शांत शून्य हो जाएगा, ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिग्री किसी और के पक्ष में आ गई है। पर अगर इसी के पक्ष में आती है, जिसने ट्रांसफर किया उसी के पक्ष में आई, तो जिसको ट्रांसफर किया था अंतरिक्ति, उसके पक्ष में वैध मानी जाएगी। कौन सा समझ में आ गया, ये कहना चाहता है। आगे बात समझ में, अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर आपने न्यायालय की इजाजत से ट्रांसफर कर दिया या बिना न्यायालय की इजाजत से कर दिया, कर लेते हो, कोई बात नहीं है। परंतु अगर जिसने ट्रांसफर किया था, ठीक है, उसी के पक्ष में डिग्री आती है, तो जिसको ट्रांसफर किया वैध है, परंतु दूसरे के पक्ष में आ गई तो वो क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, क्योंकि अब टाइटल कौन हो गया, किसको मिल गया टाइटल। तो इसमें कह रहा है कि जो भी ट्रांसफर किया जाता है ड्यूरिंग पेंडेंसी, वो डिग्री या आदेश के अधीन होगा। ये समझ में आ गया, जो भी डिग्री आएगी या जो भी आदेश होगा उससे पता चलेगा कि वो वैध है या वो वॉइड है। कौन सा समझ में आ गया, अगर जिसने ट्रांसफर किया उसी के पक्ष में डिग्री है तो वैध है, और जिसके पक्ष में नहीं आई, नेगेटिव आ गई, तो जो ट्रांसफर किया है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाएगा। कौन सा समझ में आ गया। देखिए इसके एसेंशियल पॉइंट आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। देखिए मैं पढ़ता हूं, ये जम्मू कश्मीर और कश्मीर आजकल कुछ नहीं चलता है। देखिए अब एक बार सुरभि ने क्वेश्चन पूछा, सर कैसे डायरेक्ट याद करें, यहां से लेकर ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर और जहां पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित ये सारी चीजें क्या है, बकवास है, ठीक है। अगर ये आपने लिखी तो वहां पर क्या है, आपका गलत हो जाएगा। किसी न्यायालय, अगर जब आपने न्यायालय लिख रहे हो तो यहाँ पर देखो ऐसा क्यों बता रखा है कि जो पेंडेंसी है वो भारत के न्यायालय में लागू होनी चाहिए, विदेश में पेंडेंसी उसका कोई फर्क नहीं है, बस इसका अर्थ यही है, इसीलिए इसने ऐसा बता रखा है। कौन सा समझ में आ गया, यहाँ पर जो न्यायालय पेंडेंसी ऑफ केस है वो क्या है, इन द जुडिक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर जितने भी न्यायालय उनके भीत में लंबित होना चाहिए, इसीलिए इसे लंबा चौड़ा लिख रखा है। तो आप सामने वाला भी समझदार ही है, चीज समझ में आ गया। जो कॉपी चेक करेगा, आप न्यायालय, किसी न्यायालय, ठीक है, इतना भी लिख के आगे चल जाओगे ना तो वहां से भी ये सेंटेंस सही बैठेगा। तो देखो क्या क्या आप स्किप कर दो, ऐसे स्किप कर देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकारवान या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं से परे स्थापित, अब यहां तक की चीजें आप
एक्सक्लूड कर दो। ये समझ में आ गया? असली में कहां से पढ़ना है आपको? देखो यहां से, किसी न्यायालय में वाद या कार्रवाई के लंबित रहते हुए, कहां से पढ़ना है आपको सेक्शन? यहां से, कि कोई कार्रवाई कहां पर है? किसी न्यायालय में ऐसे वाद या कार्रवाई के लंबित रहते हुए। तो पहले अंडरलाइन क्या हो गया कि केस क्या होना चाहिए? पेंडिंग होना चाहिए। दूसरा अंडरलाइन करिए, दुर्वी संधि ना हो। क्या नहीं होना चाहिए? कोरोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार, अंडरलाइन करिए तीसरी लाइन, संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षता और विनिर्दिष्ट है प्रश्नगत। पहला क्या है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दुर्विसंधि नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि संपत्ति में आपका जो संपत्ति के खिलाफ जा रहे हो ना आप, जिसकी बात कर रहे हो, उससे संबंधित होना चाहिए, प्रश्नगत या निर्दिष्ट प्रश्न होना चाहिए। किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो जिसके बारे में विवाद नहीं है, तो वो यहाँ पर पेंडेंसी नहीं कही जाएगी। ये समझ में आ गया? ये कहना चाहता है, ठीक है? वह संपत्ति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा, ठीक है, न्यायालय के प्राधिकार के अधीन। देखो, ट्रांसफर ही करोगे तो किसके अधीन करोगे? ये समझ में आ गया? आप ट्रांसफर भी करना चाहते हो ड्यूरिंग पेंडेंसी, तो न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निर्बंधनों के साथ। न्यायालय भी करेगा तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, ठीक है? जैसा वह अधिरोपित करे, अंतरित और व्यनित करने के सिवाय। ऐसे देखो आप, ठीक है, आप अंतरित कर सकते हो न्यायालय के प्राधिकार से, ठीक है, सिवाय। अब कब नहीं कर सकते? जैसे सिवाय ऐसे अंतरित या व्यनित नहीं की जा सकी। कब नहीं की जा सकती है? जबकि उसके किसी अन्य पक्षकार को, दूसरा पार्टी है, अन्य पक्षकार को, अंडरलाइन करिए, किसी डिग्री या आदेश के अधीन, ठीक है, किसी डिग्री या आदेश के अधीन जो उसमें दिया जाए, अधिकारों पर प्रभाव पड़े। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब उसी ने जिसने ट्रांसफर किया है उसी के फेवर में डिग्री आई है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ट्रांसफर वैलिड है। पर अगर प्रभाव पड़ रहा है, जिसने ट्रांसफर किया उसके अगेंस्ट दूसरे पार्टी के पक्ष में अगर कोई डिग्री आ जाती है, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि इसने तो ट्रांसफर कर दिया, इसके पास तो कुछ रहा नहीं। तो ऐसा ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी नहीं किया जा सकता। आखिरी बात समझ में? जी, समझ में आ गई? तो अब आइए देखिए, पहला पॉइंट जो हमने किया था, ठीक है, वाद या कार्रवाई के लंबित रहते हुए, ठीक है, किसी भी जो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन होता है? कॉम्पिटेंट कोर्ट, आप जब सिविल कोर्ट, सिविल सीपीसी पढ़ेंगे, वहां पे बताया गया है कि सक्षम न्यायालय कौन सा है। अब जैसे फैमिली मैटर्स है, कोई पारिवारिक न्यायालय, वो आप एनआई एक्ट या किसी और दूसरे न्यायालय में थोड़ा संस्थित करोगे। वहां सीपीसी में आपको बताया जाएगा कि कौन सा न्यायालय सक्षम न्यायालय। अगर वो सक्षम न्यायालय नहीं है, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, तो वहां पर आपकी कार्रवाई अगर चल भी रही है तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है। उसे लिस्ट पेंडेंसी नहीं बोलेंगे जब तक वो सक्षम न्यायालय नहीं है। सक्षम न्यायालय सीपीसी में हम पढ़ लेंगे। जैसे आपने पढ़ा है 2 लाख तक के मामले खा जाएंगे, 2 लाख से 5 लाख तक के मामले जाएंगे खा। तो ये जो वहां क्षेत्राधिकार बता रखा है, ठीक है, वहां 4 तरह का क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वहां पर स्थानीय अधिकारिता और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, धन संबंधी अधिकारिता, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता और अपील संबंधी अधिकारिता। तो उसी क्षेत्राधिकार में पेंडेंट होना चाहिए। अगर सक्षम न्यायालय नहीं है और आपने ट्रांसफर कर दिया तो वो वैलिड माना जाएगा। कौन सा समझ आ गया? ये पहले चीज है। तो किसी न्यायालय में कार्रवाई क्या होनी चाहिए? लंबित रहनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है दुर्वी संधि नहीं होनी चाहिए। अब ये कोरोजन क्या होता है? देखिए कोरोजन, चलिए, कई बार आपने बहुत वक्त सब पढ़ा होगा कि कोई भी समझौता या कोई भी बात की जाएगा, सीपीसी में भी कई बार आता है, हिंदू में उसमें भी आता है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है? दुर्विसंधि क्या होता है? दुर्विसंधि क्या होता है कि दो पक्षकार ही आपस में बैठ के क्या है, समझौता कर लेते हैं, झूठ मूठ का दावा कर लेते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन को समझना है दुर्विसंधि कैसे होती है। ए और बी पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार देख, मेरे पास जो घर है, ध्यान से सुनना इस इलस्ट्रेशन को, दुर्विसंधि का आपको इलस्ट्रेशन समझ में आएगा कि ए और बी दोनों ही कर लेते हैं कि ये घर मेरा है, तू केस कर दे। चीज समझ में आ गया? और केस करके, ठीक है, फिर बाद में इस घर को क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे। क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे। और दोनों ने पहले डिसाइड कर रखा है कि हम किसको ट्रांसफर कर देंगे? सी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब बाद में किसके पक्ष में आएगा निर्णय? ऑब्वियसली मेरे ही पक्ष में आएगा, है कि नहीं? और मैं, ठीक है, मैं जीत जाऊंगा, तू हार जाना। तो तूने जैसे ही है ना उसको वो दिया है उसको, तो न्यायालय उससे ले लेगा,
चीज समझ में आई? क्योंकि ड्यूरिंग पेंडेंसी हुआ है, दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है, तो इस तरह की दुर्विसंधि आप नहीं कर सकते। दूसरे को, व्यक्ति को जो अंतरित कर रहे हो, उसको क्या है, हानि पहुंचाने के लिए। जी समझ में आ गया? तो आप झूठ मूठ का कोई दिखावटी वो दावा करते हो, ठीक है, जिससे क्या है, दूसरे पक्षकार जिसको अंतरित किया उसको शून्य हो जाता है उसका अंतर। तो इस तरह का अगर आपने क्या है ट्रांसफर किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये कहना चाहता है। तो दुर्विसंधि जैसे कई बार होता है, तलाक के केस आते हैं, में तलाक का उदाहरण सबसे अच्छा है। आजकल तलाक के केस बहुत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पता है? 80% तो चलो मान के चलते हैं जेन्युइन है, पर 20% दुर्विसंधि कैसे होते हैं? क्योंकि जो डिवोर्सी होती है उसको क्या है, कोई नौकरी वोकरी के अंदर बहुत कम परसेंटेज जाती है, तो वहां पर वो क्या कर लेते हैं, दोनों सहमत होते हैं और एप्लीकेशन लगा देते हैं तलाक की, और तलाक होते ही वो एलिजिबल हो जाती है उसके अंदर, और वहां नौकरी करने के बाद में दोबारा शादी कर लेते हैं। जी समझ में आ गया? तो उन्होंने जो झूठ मूठ का डिवोर्स का नाटक किया था, वो क्या था? दुर्विसंधि, मतलब झूठ मूठ का दावा करना। जी समझ में आ गया? इसको एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बहुत बार आता है दुर्विसंधि क्या होती है, लिख लो इसको इस तरह से, समझौते के आधार पर झूठ मूठ का दावा करना। समझौते के आधार पर, ठीक है, वैसे तो आपका समझौता ही है, ठीक है, समझौते के आधार पर झूठ मूठ का दावा करना। देखो विधिक की सबसे बड़ी खासियत ये लॉ की, कि आप जितने बड़े शब्द को अगर इजी वे में समझा सके, तो आपका क्या है, वो चीज कंप्लीट हो जाती है, चीज इजी समझ में। तो दुर्विसंधि समझ में आ गया कि आपने समझौता कर लिया और क्या कर लिया, झूठ मूठ का दावा कर लिया। चीज समझ में आ गया? तो वहां नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने दावा किया, एक्चुअली अलग होने के लिए नहीं किया है, ठीक है। तो कोई लिस्ट पेंडेंसी, ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर आपने दुर्विसंधि ना की हो और किसी को क्या कर दिया, स्थावन को क्या कर दिया, अपने अधिकार प्रत्यक्षतः विनिर्देश से, ठीक है। देखो ये तीसरा वाला पॉइंट समझिए, स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षता और विनिर्देश प्रश्नगत हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहे हैं हम, ठीक है, वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, उसमें अधिकार क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, उसका हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम सीपीसी में जाएंगे, तो जहां पर केस किया जाता है, दावा किया जाता है, तो वहां संपत्ति का सारा विवरण लिखना होता है, कि संपत्ति कौन सी संपत्ति, कि कोटा में स्थित गोमानपुरा में मकान नंबर 23, ठीक है, उस संपत्ति की उत्तर पश्चिम दूरस्थ सारा चीजों का आपको बताना होता है। तो ऐसे ही स्थावर संपत्ति का आपको पूरा का पूरा क्या है, विवरण होना चाहिए, उसी से संबंधित क्या होना चाहिए, पेंडेंसी भी होनी चाहिए। ये समझ में आ रही है? उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेंडेंसी भी चल रही है, कि खेत का मामला है, खेत विचाराधीन है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसको ही ट्रांसफर कर रहे हो, या उसी के हक वो क्या है, ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। और आप ऐसा ट्रांसफर कब कर सकते हो, किसी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन निबंधनों के साथ ट्रांसफर कर सकते हो। ये समझ में आ गया आपको? तो मोटा मोटा ओवरऑल क्या है, यही कहना चाहता है कि अगर पेंडेंसी के दौरान अगर कोई ट्रांसफर करते हो, तो ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते सिवाय न्यायालय की इजाजत के। और इसमें ये भी देखो, न्यायालय ने भले ही इजाजत दे दी हो, तो भी क्या देखेगा जाएगा, डिग्री और आदेश का क्या है, अधीन होगी ये ट्रांसफर भी क्या किया जाए, न्यायालय ने किया है ना, ये भी कैसा होगा, डिग्री और आदेश के अधीन है। न्यायालय ने पहले कर दिया, पर बाद में डिग्री किसके पक्ष में आई, इसके पक्ष में आई, तो देखा जाएगा। चीज समझ में आ गया आपको? चीज ये है। और जहां पर स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण बहुत अच्छी बात कह रहा है, कि देखिए कब से वाद संस्थित किया जाएगा, कब से लिस्ट पेंडेंसी समझा जाएगा, यहां पर अच्छी तरह बता रखा है। देखिए, किसी वाद या कार्रवाई लंबन, मतलब हम पेंडेंसी कब कहेंगे, इस धारा के प्रयोजन के लिए उस तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था या कार्रवाई संस्थित की गई थी। अब ये आपको अच्छी तरह पढ़ा होगा, जिन्होंने सीपीसी पढ़ रखी है, केवल अंकित और आयुषी ने पढ़ रखी है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि जब वाद ऑर्डर 10 भी है या फिर, ठीक है, वहां पर अगर आपने उचित न्यायालय में नहीं किया है, तो वो वापस भेज देता है सक्षम न्यायालय को, ठीक है। तो उस दौरान अगर आपने केस तो फाइल कर दिया, मान के चलो आपने केस फाइल कर दिया, पर प्रॉपर कोर्ट में फाइल नहीं किया, जी समझे, तो उसे लिस्ट पेंडेंसी नहीं कहेंगे। मान के चलिए आपने 1 जनवरी को क्या किया, 1 जनवरी को ए ने केस फाइल कर दिया बी के खिलाफ में, ठीक है, पर उसने कौन से कोर्ट में किया, कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था, फिर कोर्ट ने क्या किया, वहां, और इसने
10 जनवरी को उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। 1 जनवरी के बाद 10 जनवरी के, पर इसने सक्षम न्यायालय को नहीं किया था। ये कोर्ट इसको दोबारा ट्रांसफर कर देता है किसी सक्षम न्यायालय को। वो कौन सी तारीख को करता है, 15 जनवरी को। चीज समझ में आ रही है? तो ये ड्यूरिंग जो 1 से लेकर 15 तारीख, इसे लिस्ट पेंडेंसी नहीं कहेंगे। इसे समझ में आ गया ना? आपने भी तो पढ़ा है ना सीपीसी। तो जिस दिन उसने सक्षम न्यायालय में पेश किया था, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेश नहीं किया और बाद में कॉम्पिटेंट कोर्ट का पता चला है, तो उस दौरान को क्या है, लिस्ट पेंडेंसी नहीं कहेगा। अर्थात ये जो ट्रांजेक्शन क्या है, ये जो ट्रांसफर क्या है, क्या ये ट्रांसफर वैध है। कौन सा समझ में आ गया? वो लिस्ट पेंडेंसी के दौरान ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कौन सा समझ में आ गया? पर आपको मैं सीपीसी और भी बताता हूं, उसमें अगर एक ऊंचे अधिकारिता वाला न्यायालय, ठीक है, और एक नीचे अधिकारिता वाला न्यायालय, आपको करना चाहिए थे नीचे निचले न्यायालय में, पर आपने कहा कर दिया, उचले न्यायालय में कर दिया। तो बताइए मैडम, बताइए आयुषी मैम, क्या प्रभाव होगा? अगर निचले में करना चाहिए था और ऊंचे में कर दिया तो शून्य नहीं होगा, लेकिन ऊंचे में करना चाहिए था और नीचे में कर दिया तो शून्य होगा। ये सेक्शन 15 पढ़ाता हूँ जब मैं सीपीसी, उसमें ये अच्छी तरह बताता हूँ मैं आपको। जी समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको नीचे में करना चाहिए था परंतु ऊंचे पे कर दिया तो वैध होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सक्षम ही माना जाएगा। होता है ना कि आपको एक पुलिस अधिकारी के समाप्त एफआईआर करानी चाहिए थी, आपको। ऐसा होता है ना कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप किसी एप्लीकेशन को आपको किसी अधिकारी को देनी चाहिए थी, पर आपने उस अधिकारी से बड़े अधिकारी को एप्लीकेशन दे दी, तो इनवैलिड हो जाएगी क्या? नहीं होगी। परंतु बड़े अधिकारी को देनी थी एप्लीकेशन, आपने छोटे मोटे कर्मचारी को या अधिकारी को दे दी, तो एप्लीकेशन का क्या प्रभाव होगा? जी समझ में आ गया ना? ये वो वाली फीलिंग है, ठीक है, कि बड़े अधिकारी ने अडॉप्ट कर भी लिया है तो उसका प्रभाव क्या है, सही रहेगा, ठीक है। वो सक्षम अधिकारिता वाला है, वो उसे ट्रांसफर कर देगा। तो उस दिन अगर उसने 1 जनवरी को ही बड़े अधिकारिता वाले न्यायालय में कर दिया तो भी क्या है, उसे सक्षम न्यायालय कहा जाएगा। जी समझ में आ गया? परंतु उसे करना चाहिए था बड़े में, पर कहां कर दिया उसने, छोटे में। जी समझ में आ गया? तो उसे सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं कहा जाएगा। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि उस दिन से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है या कार्रवाई की गई। आइए, कब तक चलता रहेगा? और तब तक चलता हुआ समझा जाएगा जब तक उस वाद या कार्रवाई का निपटारा अंतिम डिग्री या आदेश ना हो जाए। जी समझ में आ गया? कोई कोई कार्रवाई ऐसी होती है जिसमें अंतिम डिग्री होती है, ठीक है, उसका जरूरत होना निष्पादन हो। निष्पादन हर कार्रवाई का नहीं होता है। जी समझ? जैसे आपके कोई राइट्स है, राइट्स का कोई निष्पादन होता है क्या? परंतु कोई कुर्क की गई संपत्ति है, उसका एग्जीक्यूशन होगा कि भैया डिग्री तो आ गई है, अब उसका क्या करवाइए, उस आदमी को दिलाइए। अधिकार तो मिल जाता है, जिस दिन आदेश दिया उसी दिन से मिल गए, तो उसका एग्जीक्यूशन जरूरत नहीं है। तो जिस दिन उसका अंतिम निर्णय आता है वहां तक, या तीसरी बात क्या कहता है, और ऐसी डिग्री और आदेश की पूरी तुष्टि या उन्मोचन अभी प्राप्त ना कर लिया हो, ठीक है, जब तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो गया होगा, जब तक वो क्या होती है, लिस्ट पेंडेंसी में रहते हैं। भले ही निर्णय आ गया हो पर तुष्टि नहीं हुई है, उसकी सेटिस्फिकेशन नहीं हुआ है। जी समझ में आ गया? कई लोग बोलते हैं निर्णय आ गया अब तो मैं ट्रांसफर कर दूं, नहीं, जब तक उसको सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। या तीसरी वाली लाइन, तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा, ये है सीपीसी, तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए, अब एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होती है, निष्पादन के लिए विहित किसी अवधि के अवसान के कारण वह अनअभिप्राप्य ना हो गया हो। तो मैं आपको जब सीपीसी पढ़ाऊंगा तो वाद संस्थित करने के तारीख से, ठीक है, जरूरी नहीं है डिग्री आ जाए, डिग्री या आदेश आ जाए, उसके बाद एक और कार्रवाई होती है, उसमें उतना ही समय लगता है जितना वाद में लगता है। मान को जब 10 साल तो इसमें भी 10 साल लगते हैं। ये कौन सी कार्रवाई होती है? एग्जीक्यूशन। न्यायालय ने निर्णय दे दिया, न्यायालय ने निर्णय दे दिया, दूसरा आदमी तो जमीन छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उसका क्या कराना होता है? एग्जीक्यूशन कराना होता है, उसमें भी बहुत समय लगता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? लिस्ट पेंडेंसी। समझ में आ गया? अगर किसी कार्रवाई में निष्पादन होता है तो कहां से स्टार्ट हुआ? वाद की तारीख से, तो वो भी सक्षम न्यायालय के, और कहां तक? निष्पादन की कार्रवाई तक। ये पूरा समय क्या होगा? लिस्ट पेंडेंसी का होगा। कौन से समझ में आ गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, केस का नाम लिख लीजिए, बेलामी वर्सेस सेविल। बेलामी बेलामी वर्सेस
यहां से सिद्धांत प्रतिपादित हुआ 1857 में, ठीक है, ये थ्योरी इमर्ज हुई। आइए, प्रीवी काउंसिल ने कौन से उसमें लिया है? प्रीवी काउंसिल ने लिया है फयाज हुसैन, नाम लिख लीजिए, फयाज हुसैन नवाब वर्सेस प्राग नारायण। इसको प्रीवी काउंसिल ने 1907 में एडॉप्ट किया था। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है? केस का नाम लिखिए, बिशन सिंह वर्सेस खजान सिंह। बिशन सिंह, ऐशी कैसे हंस रही है? कैसे हंसी आ रही है? सर ने भी सेम लिखवाया है ये तीनों। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो उनके चेले हैं, जैसे जैसे गुरु चलेंगे वैसे वैसे हम चलेंगे, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बस कमी क्या है, आपको उस केस को स्टडी करना है थोड़ा। ये केस भी पढ़ोगे ना तो उसमें थोड़ा लेट डाउन जो थ्योरीज होती है ना, वो अलग अलग चीजें वो बता रखा है। और जो ये केस है ना, मैंने फयाज हुसैन खान, इसमें बहुत विस्तृत परिभाषा, उसमें तो सिद्धांत ही दिया था। फयाज हुसैन खान ने प्रीवी काउंसिल ने बहुत विस्तार तरीके से समझा रखा है, ठीक है। और फिर उसी को क्या है, नेक्स्ट वाला केस लिखिए, बिशन सिंह वर्सेस खजान सिंह 1958। प्रयाग नारायण 1907। और लास्ट वाला लिख लीजिए, बिशन सिंह वर्सेस, बस थोड़ा सा इंटरव्यू का मैंने बोला था ना, इंटरव्यू की क्या चीज आएगी। आइए, जहां पर अगर कोई व्यक्ति, पूछने का तरीका समझ सकता है, जहां पर कोई व्यक्ति न्यायालय के प्राधिकार से अगर विचारण कर देता है और डिग्री उसी के विरुद्ध आती है जिसके पक्ष में वो क्या विचारण करने का आदेश दिया, तो अंतरिति को क्या वो प्रभाव पड़ेगा, या अंतरिति पे क्या है, क्या अंतरिति का जो ट्रांसफर किया गया वो वॉइड होगा या इनवैलिड होगा। तो हमारे सर ने यही बोला है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर कोई व्यक्ति, इस बात को ध्यान रखना, ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है तो वो अपनी रिस्क पे खरीदता है। जीत गया तो मिल जाएगी, हार गया तो, जी समझ में आ गया? इसको ये समझ लीजिए, दोनों ही है। अगर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा इस पर, ठीक है, तो वैलिड है, पर इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि ये जीत गया ना, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो ट्रांसफर इसने किया है, तो यहाँ पर इसको जो प्रॉपर्टी गई है ये अपने रिस्क पे गई है भाई, अपने रिस्क पे खरीदी है। जी समझ में आ गया? तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ये भी देखो कि भैया कोई केस चल तो नहीं रहा है इन दोनों के पीछे, ठीक है। जब डिग्री आई दूसरे पक्ष में आ गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने बड़े सद्भावना पूर्वक क्रेता हो। जी समझ में आ गया? यहाँ पर सद्भावना देखी नहीं जाती। चलिए आइए, नेक्स्ट सेक्शन है कपटपूर्ण अंतरण, फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर। ये भी आपने कई बार क्या आईपीसी में भी देखा है, ठीक है। आईपीसी का भी राइट बनता है कि भाई लेनदारों को क्या है, विफल करने के उद्देश्य से आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, या तो ड्यूरिंग ट्रांसफर करते हो, वहां पर उसको देना ही नहीं चाहते आप जिसने आपको पैसे दिए हैं। लेनदार कौन होता है? ए व्यक्ति है, उसने बी से पैसे लिए। चीज समझ में आ गया? कितने लिए इसने? इससे 5 लाख रुपए, और इसके पास में क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को ये क्या कर देता है, सी को ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पर जो चीज समझनी है, ये चीज समझनी है कि सर यहां पर हम कैसे पता चले कि ये क्या है, फ्रॉडुलेंटली किया है या फिर गुड फेथ में किया है। तो इसका भी 2 थ्योरी है। कौन सी है? इसकी 2 थ्योरी है। इसको थोड़ा एक चार्ट बना लीजिए आप। ये सब कुछ मैंने किसी चीज को ट्रांसफर किया है तो गुड फेथ में किया है या मैलिस माइंड में किया है, या इंटेंशन एक शब्द आएगा, देखो अंडरलाइन करिए, इंटेंशन, आशय। जब आशय शब्द आ जाता है तो वहां पर वो क्या कर रहा है, स्पेशली बोल रहा है देरी करने, विफल करने के आशय से, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं है तो वो ट्रांसफर सही है। तो इसको एक बार देख लीजिए कि ठीक है, ए ने बी से 5 लाख रुपए लिए और इसके पास में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। आइए इस प्रॉपर्टी को इसने क्या ट्रांसफर कर दिया, तो कब समझा जाएगा कि वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है और कब समझा जाएगा कि वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं है। यदि इसने लेनदारों को, ये लेनदार है जिसने पैसे दिए थे, उसको विफल करने के लिए कि उसको पैसा ना मिले, इसी प्रॉपर्टी से तो उसने दिया था,
ठीक है, उसको विफल करने के लिए, तंग करने के लिए, या फिर उसके में देरी करने के लिए, देरी उसे मिलना चाहिए, उसे और टाइम मिलता है, देरी हो रही है, उस करने के लिए अगर कोई ट्रांसफर किया है, इस आशय से ट्रांसफर किया है, तो ये ट्रांसफर कैसा होगा? कपटपूर्ण होगा, और ये क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। और समझ में आ गया? और अगर आपने गुड फेथ में किया है, सद्भावना में किया है, सर ये सद्भावना में कैसे पता चले? आइए 41 याद है आपको? 41 में क्या था? वहां पर परिस्थितियां ऐसी थी कि उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का राइट तो नहीं था उसको, ये समझ में आ रही है? प्राधिकार तो नहीं था उसका, पर उसने क्या ऐसी परिस्थितियां थी और गुड फेथ में किया है कि बच्ची बीमार थी और 10 लाख रुपए की जरूरत थी, और वही प्रॉपर्टी है उसके घर पे, तो उसको लेनदार को तो वो निवंचित नहीं करना, उसको देरी नहीं करनी, पर अपनी बच्ची की तो जान बचानी है वहां पर। तो अप्राधिकृत व्यक्ति भी क्या कर सकता है? अगर गुड फेथ में ट्रांसफर किया तो फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है हर केस के अंदर फैक्ट एंड परिस्थिति के अनुसार, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अनुसार डिसाइड होगा। और फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस क्या होती है कि अगर विफल और ये सब करने के उद्देश्य किया है तो कपटपूर्ण कहेंगे, और गुड फेथ में किया है तो वहां पर ये। आइए यहां पर भी ऐसा होता है, किसी को बिना कंसिडरेशन के लिए दे दिया, बिना कंसिडरेशन के दे दिया, या कम प्रतिफल के लिए दे दिया, चीज समझ में आ रही है आपको? तो भी क्या है, लग रहा है कि, या फिर अपने सबसे नजदीक रिश्तेदार को दे दिया, तो यहां पर प्रॉपर्टी इसको ये अपने पैसे बेच के चुकाएगा, परंतु उसने क्या है, बहुत ही प्रतिफल कम में बेच दिया, पर वो बोल रहा है मैंने गुड फेथ में बेचा है, तो लोग बोलते हैं नहीं, गुड फेथ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा आगे समझते हैं इसको, थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्थावर संपत्ति का हर एक अंतरक, जो अंतरक, ठीक है, अंतरक के लेनदारों को, अब ये अंतरक जो है ना, अंतरक ये जो ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर है, और ये लेनदार को मतलब आप सोच लीजिए ये जो जिसने पैसा दिया है, तो इसको अगर सिविल की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये होता है अपना जजमेंट डेटर, ठीक है, और एक होता है डिग्री होल्डर। मान के चलो, ऐसे मान के चलो, डिग्री होल्डर, ठीक है, तो इसे पैसा मिलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था इसको पैसा, परंतु जजमेंट डेटर ने क्या किया, उसको क्या किया, बेच दिया। जजमेंट डेटर ने क्या किया, बेच दी, क्योंकि उसके ऊपर तो लायबिलिटी थी इसके पैसे चुकाने की। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब आपके पक्ष में क्या है, केस आने वाला होता है, आप क्या है, आपके पक्ष में क्या है, कोई निर्णय आने वाला होता है, कुछ भी, क्योंकि आपको चुकाना तो है ही एक तरह से, कभी ना कभी तो चुकाना ही है, क्योंकि आप वो केस करेगा, वाद करेगा, तो वाद करने से ये जीत जाएगा, इसके पक्ष में डिग्री आ जाएगी, डिग्री होल्डर होता है, और इसके फेवर, तो ये पहले ही क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है उस चीज को। ठीक समझ आ गया? तो यहाँ पर इसकी लायबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक है, तो ऐसे ही डिग्री होल्डर भी अगर ऐसा डिग्री को बेच देता है, वो सॉरी जजमेंट डेटर, तो भी वहां पर उसको क्या करता है, क्योंकि उसको डिग्री का पैसा ना मिले, यही तो होता है। ठीक समझ आ गया? इसी को वंचित करने के लिए, डिग्री होल्डर को पैसा ना मिले, इसीलिए उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देता है, तो उससे क्या है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कर देता है। तो देखिए, जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से किया गया है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर, अब देखो लेनदार का विकल्प है, ये क्यों विकल्प है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर क्या है, बेच दिया, तो ये पेशेंस भी रख सकता है कि भैया मैं बाद में ले लूंगा, अपना ही दोस्त है, जरूरत है हर ट्रांसफर के लिए केस कर दे, वो जैसे ट्रांसफर किया जरूरत है केस कर दे, तो वो सोच सकता है कि यार मेरा दोस्त है, बाद में ले लूंगा, तो उसका विकल्प है, वो करे नहीं करे, पर वो कर भी सकता है। ठीक है, और अगर उसे कर दिया उसने, तो कोर्ट क्या करा देगी, उसको वाइड करा देगी। ठीक है, तो उसके विकल्प पर क्या है, विकल्प पर शून्य करनी होगा, जिसे इस प्रकार विफल या देरी की गई हो। आइए नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, इस धारा की कोई बात किसी सद्भावना पूर्ण प्रतिफल अंतरिति के अधिकारों को हास न करेगी। और इसने अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया है, और मैंने क्या कहा था, अगर वो गुड फेथ में कर दिया है, ठीक है, चीज समझ आ गया, या फिर कपट पूर्वक भी कर लिया है, पर उसने सद्भावना पूर्वक कार्य किया था, उसको तो नहीं पता था भाई, धोखा ये देना चाह रहा है, इसने खरीदने वाले ने थोड़ा धोखा दिया है, वो तो गुड फेथ में खरीदा है, तो उसके अधिकारों को हमेशा प्रिजर्व रखा है लॉ ने। उसकी क्या गलती है, गलती तो ए ने करी है,
ये समझ में आ गया? तो उसके अधिकार रहेंगे, मतलब उसको प्रॉपर्टी बनी रहेगी। अब आप बोलोगे कि सर वो क्या करेंगे, तो लॉ इसको क्या है, इसके खिलाफ में क्रिमिनल कार्रवाई होती है कपटपुट ट्रांसफर की, ठीक है, और इसके खिलाफ में कंपनसेशन की भी कार्रवाई करेगी, इससे वो प्रॉपर्टी नहीं दिलाएगी। कहने ये 52 ये कपटपुट ट्रांसफर बहुत होता है। ये आज चंदन जी भी नहीं है, देखो कितनी बड़ी बात है। इनके दोस्त हिमांशु जी का केस चल रहा है अभी, उनके पास एक केस आया, मेरे को हर तीसरे चौथे दिन फोन करते हैं कि सर ऐसे ऐसे हो गया, क्या करना है, मेरे को क्या रिलीफ लेगी। तो मैंने बोला आप टीपीएफ हो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स कोई, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो चलो कोई बात नहीं, पर आपके केस स्टडी से कोई प्रॉब्लम है तो उसको तो मैं यही समझाऊंगा अच्छी तरह, नहीं समझे सर? तो मेरा क्या होगा सर? मैं, तू घबराने की जरूरत नहीं है। बोले सर मेरे को तो फिर भी एफआईआर, वो तो पुलिस वाले तो आएंगे सही, पुलिस वालों को क्या मालूम, उनको सिविल का क्या मालूम है बताइए, कुछ नहीं पता। इसीलिए क्या बेचारे फॉर्जरी डॉक्यूमेंट और इन सब में बनवा लिए कि तुमने फर्जी दस्तावेज बनवा लिए होंगे, ये करवा लिए, तो गुड फेथ साबित कर दे, खेल खत्म। ठीक है, मुझे नहीं मालूम था, पर अगर इसने क्या है, देखो यहाँ पर इसको पता था और इसने कम पैसे में ले लिया, बाजार में मूल्य है 50 लाख और 10 लाख में ही खरीद लिया, तो सद्भाव विक्रेता नहीं है भाई तू। समझ में आ गया? यहाँ लॉ किसको कह रहा है, तो इसको भी पता था कि ये कपट पूरा किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है। कई बार प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो ना, तो वो कहते हैं ना कि आड़े का साम दाड़े में, ऐसे कुछ बोलते हैं, एक शब्द है, या फिर एक और बोलते हैं, एक शब्द और आता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कि जहां सस्ते का माल, मतलब ऐसी कुछ वो चली हुई है, ठीक है। एक हमारे पड़ोस में भी क्या, एक प्लॉट हमने खरीदा था, वैसे उसे फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर नहीं किया, तो गुड फिर जहां पर किसी की क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बेचता ही है ना, वो बेचना है तो वो कम दाम में भी बेच देता है, तो वहां पर क्या है अपन उसे खरीद लेते, तो वो क्या है फ्रॉडुलेंटली नहीं होगा। चीज समझ में आ गया? तो हमने क्या है, उसको मालूम है उसका पैसा किसी और ने दे रखा है 5 लाख रुपए, उसके पास 1 लाख खेती है, और वो फिर उसको एन केन प्रकेण कैसे भी निकालना चाहता है, तो आप खरीद रहे हो उसको और बहुत ही कम दाम में खरीद रहे हो। कोशिश तो यही होती है ना क्रेता की कि कम से कम, पर आपको पता है कि ये कम दाम क्यों दे रहा है, समझ में आ गया? तो आपने क्या है, उस सद्भाव की क्रेता नहीं है। ये केवल और केवल बोनाफाइड परचेजर को, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर भी आता है कि भैया आपने खरीदा था, तो क्या है, केस तो उसके लिए, जब सिविल का मामला आता है उसको भी बुलाया जाता है। अगर वो गुड फेथ साबित कर देता है, ठीक है, तो उसी पक्ष में रहेगी, और गुड फेथ साबित नहीं करता है तो इसके पास चली जाएगी वो प्रॉपर्टी। बस यही होता है इसी में। तीसरे को ट्रांसफर कर दिया। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। इसीलिए फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर किया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस धारा की कोई बात दिवालिया संबंधी किसी तत्सम प्रवृत्ति में विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। दिवालिया में क्या हो जाता है, जैसे ही देखिए, जैसे ही इसने ट्रांसफर किया है और इसके बाद में ए व्यक्ति दिवालिया हो गया, तो इसकी अब कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। जी समझ में आ गया? इसको न्यायालय ने अगर दिवालिया घोषित कर दिया तो वहां पर इसको कपटपुट ट्रांसफर होते हुए भी नहीं माना जाएगा, ये मान के चलिए आप, क्योंकि उसके पास अब चुकाने के लिए कुछ है नहीं है। जी समझ में आ गया? ये तो उससे प्रभाव नहीं डालेगी। आइए अब देखो, ये जो चौथा पॉइंट है, ये कौन सी बात कर रहा है? अगर आप प्रतिनिधिवाद, आपने सुना है प्रतिनिधिवाद, ऑर्डर 1 रूल 8 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सीपीसी के अंदर, जहां बहुत सारों के लिए एक व्यक्ति वाद ला सकता है, तो ऐसे एक से अधिक लेनदार है, तो उनमें से अगर एक व्यक्ति, देखो हर किसी के द्वारा केस करना जरूरी नहीं है, उन्हें बस मौखिक रूप से ही बोल दिया भैया मेरा भी पैसा है, मेरा ही पैसा है, मेरा ही पैसा है, तो उन सब की तरफ से, उस बाद में जो शून्य घोषित कराने गए ना ट्रांसफर को, तो उन सब की तरफ से एक वाद आया जा सकता है, यही कहना चाहता है। एक वाद या उन सभी के फायदे के लिए एक वाद संस्थित किया जा सकता है। वह वाद जो किसी लेनदार, ये बीच वाली क्या है, लाइन पढ़ने की आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, ये बीच में ब्रैकेट में लिखती है, आप तो सीधा क्या उस पे आया करो। वह वाद जो किसी लेनदार ने किसी अंतरण के इस आधार पर शून्य कराने के लिए क्या किया है, संस्थित किया है, वह अंतरक के लेनदारों को विफल करने या देरी करने से आशय से किया गया है, उन सब लेनदारों की ओर से या फायदे के लिए संस्थित किया जाएगा। अब एक ने भी कर दिया ना, तो सबको फायदा मिल जाएगा, मतलब उसमें केवल नाम आपको ऐड कराने होते हैं, जरूरी नहीं आप सभी लोग जाओ।
ठीक है, तो उसे प्रतिनिधिवाद के तहत बताया गया ये। आइए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैंने वही कहा था पहले, क्या है जैसे अभी इनकी बात आ रही है, अभी यहां पर ये आ रही है, स्थावर संपत्ति का हर एक अंतरण जो पार्श्विक अंतरिति को कपट पूर्वक वंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, फ्री में कर दिया है। अगर प्रतिफल सहित किया है तो बात नहीं कह रहे, पर बिना पैसे के बात आई थी ना, मैंने बताया था ना, कब पता चलेगा ये कि कपट पूर्वक हो रहा है नहीं है, बिना पैसे किया, कम पैसे के कर दिया, ठीक है, किसी और को वंचित करने के लिए। पहला तो लेनदारों के लिए, याद रखना, पहला लेनदारों के लिए। यहां पर क्या किया, अब देखो लेनदार नहीं है, यहां पर क्या है, पहले इसने इसको ट्रांसफर किया और इसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। पहला पैरा इसकी बात कर रहा है लेनदारों की, मेरी बात याद रखना, दो फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर है यहाँ पे, बच्चे कई बार एक ही समझ लेते हैं। पहला तो लेनदार से संबंधित है, दूसरा क्या है, दूसरा इधर देखो, ए ने ए प्रॉपर्टी बी को की, पहले किसको की, बी को की है, और फिर उसी प्रॉपर्टी को किसको कर दी है, और वो भी कैसे किए, बिना प्रतिफल के किए, भाई को कर दी, भाई को कर दी, या किसी और को कर दी, ठीक है। तो वहां पर अंतरिति, जिसकी अंतरिति कौन है, अब बताइए, ठीक है, थर्ड पर्सन के पक्ष में क्या होगी, अब आप वो शून्य गणनीय हो, ठीक है। आप देखो, मैं एक छोटी सी एक बात और बताऊं आपको, यहां पर कौन पक्षकार जाएगा, नहीं, अब देखो थोड़ा सा इस बात को समझो एक बार, वो एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कोई चीज ट्रांसफर की, मैं उस चीज को छोड़ दो, पहले वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, ए ने बी को ट्रांसफर की पहले, और उसी प्रॉपर्टी को बाद में किसको कर दी है, सी को कर दी है, चीज समझ में आ गया, सी को ट्रांसफर कर दी है। ए ने पहले प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी थी, ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी को किसको कर दी, सी को ट्रांसफर कर दी है। तो यहां पर पीड़ित व्यक्ति कौन है, पहले बताइए, पीड़ित व्यक्ति कौन है, पश्चातवर्ती, बाद में करने वाला, जी समझ में आ गया, क्योंकि इसके पक्ष में तो प्रॉपर्टी व्याहृत हो गई है। आप इस बात को समझो, जिसने पहले ट्रांजैक्शन किया, हमारे सर एक उदाहरण सही तौर बताते हैं कि जयपुर के अंदर क्या है कि सोसाइटी बनी हुई है, और सोसाइटी क्या करती है, एक को बेचती है, फिर दूसरे को बेच देती है, उसी प्लॉट को तीसरे को बेच देती है, और चौथे को बेच देती है। अब जिसको बेचा वो सारे कोर्ट में गए, लॉ कहता है जिसको पहले बेचा, अरे तू तो वैलिड है, जिसको उसके बाद में पश्चातवर्ती ट्रांसफर किया है, एक को बेचने के बाद में जिसको सब्सिक्वेंटली बाद में जिसको ट्रांसफर किया है, वो सारे क्या है, पीड़ित है। अब उनका विकल्प है कि वो शून्यकरणीय करा सकते हैं। कौन सा समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति लोग क्या कहते हैं, अरे यार मेरी जमीन को किसी और को बेच दी, घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप तो क्या हो, वैलिड हो, पर जिसको बाद में बेची है उसके विकल्प पर शून्यकरणीय है। तो ये बहुत बार वो जनरल वे में भी क्या लोग घबरा जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की किसी और को बेच दी, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्या है, ट्रांसफर कैसा होना चाहिए वो देख लेना, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो घबराने की बाद में जरूरत नहीं है, वो चाहे 1000 आदमियों को बेच दे, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके विकल्प पर क्या है, शून्यकरणीय है, ठीक है। आइए प्रतिफल के बिना किया गया कोई भी अंतरण इस धारा के प्रयोजन केवल इस कारण से ही कपटपूर्ण वंचित करने के आशय किया ना समझा जाएगा कि पार्श्विक अंतरण प्रतिफलार्थ है। अब भले ही वो देखो यहाँ पर ही कह रहा है, चाहे वो इसे फ्री में दे दिया हो, बिना प्रतिफल के दे दिया हो, या प्रतिफल सहित दिया हो, तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिफल के सहित हो या बिना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी समझ में आ गया, ये कहना चाहते हैं। तो ये कपटपूर्ण ट्रांसफर को थोड़ा देख लेना। आइए नेक्स्ट वाला, भागिक पालन, पार्ट परफॉर्मेंस। देखिए जहां पर सिंपल वे से ए ने डॉक्यूमेंट बनाया, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, बी ने रजिस्ट्रेट करा दी, उनके लिए सेक्शन नहीं है। जी समझ में आ गया। 38 से लेकर 53 उनके लिए नहीं है। जो बीच में आदमी है जिनके हित क्या हो रहा है, उनका भी मामला फंस रहा है कि यार इसने भी तो करा था, जी समझ, उन सबको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। चीज समझ में आ रही है। यह जनरल थ्योरी किसके लिए, अगर आप इस चीज को समझो, क्योंकि ए ने बी को अगर वैध तरीके से ट्रांसफर किया तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है। बीच में जो व्यक्ति आ रहे हैं ना कि यार तुम्हारा भी हित नजर आ रहा है और इसका भी नजर आ रहा है, तो उन चीजों को डिसाइड करने के लिए यहाँ थ्योरीज बता रखी है सारी की सारी।
आइए पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर चलते हैं। यहां भी देखो ऐसे ही समझने का प्रयास करो। पार्ट परफॉर्मेंस तो देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सर फर्स्ट क्या पार्ट है? आइए जनरल वे में समझिए। फर्स्ट पार्ट ये है कि सबसे पहले आप क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसको पहले क्या कराइए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, सेल एग्रीमेंट बनवाइए लिखित में, ठीक है, लिखित प्लस हस्ताक्षरित सहित क्या एक डॉक्यूमेंट बनाइए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करिए। चीज समझ में आती है? इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, चीज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। पहले आप क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए जिसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, आपने लिखा होगा कि ये जमीन में क्या है, इसको देना चाहता हूं या लेना चाहता हूं मैं व्यक्ति, तो एक तरफ बेचने वाला एक तरफ खरीदने वाला, दोनों के नाम हम सब बोलिए, ठीक है। प्लस दूसरा परफॉर्मेंस क्या है, अब इस रजिस्टर क्या करिए, उसको रजिस्टर्ड कराइए। क्या चाहिए इसको? रजिस्टर्ड। केवल खरीद लेने से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी के राइट नहीं बन जाते। ये आपने एक ही भाग का पालन किया है, जी समझ में आ गया? आपने केवल एक ही भाग का पालन किया, आपको क्या है, दूसरे भाग का भी पालन करना होगा। तो लॉ उस व्यक्ति को जिसने केवल एक भाग का पालन किया है, उसको, उसके लिए क्या होगा भाई, उसने पैसा भी दे दिया, उसने रजिस्ट्री वो कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा लिया, तो क्या उसके वायलेशन हो जाएंगे केवल एक काम, एक भाग का पूरा ना करने पर? उसने 50% काम कर दिया, किसी आदमी ने 50% कर दिया और 50% रह गया, तो आपकी नजर में को काम कैसा है, पूरा गलत है क्या? आधा तो कर चुका है वो, तो लॉ उसी आदमी को जिसने आधा पार्ट पूरा कर लिया है, उसको आगे पूरा पार्ट करने की क्या करता है, इजाजत देता है। ये समझ में आ गया? अब इसको ये देखिए कि यदि किसी ए व्यक्ति ने दो पार्ट पूरे करने चाहिए थे, फर्स्ट और सेकंड, पर उसने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। और देखो सबसे बड़ी बात विधि के अंदर कि जैसे ही ये चीज हो जाए तो आप ले लीजिए कब्जा। सबसे बड़ी बात, अगर आपने कब्जा नहीं लिया तो फिर अब तो कुछ नहीं है, आपने आधा किया है तो भी आप बने रहो, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। कब्जा तो लो कम से कम, आधा पार्ट कर दिया। तो ऐसा कई बार होता है ना कि ए व्यक्ति घर को बेचना चाहता है, अब पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करने के लिए कुछ समय मांगता है, ठीक है, वो बोलता है यार 2 महीने बाद रजिस्ट्री कर देंगे। तुम 2 महीने का वेट मत करना, तुरंत ही क्या ले लो, क्योंकि उस 2 महीने के बीच में दूसरे को बेच दिया और उसको रजिस्ट्री भी करा दी, तो आपके पास में कुछ नहीं रहा। मेरी बात पहुंच रही है आपके पास में? ये समझ में आ गया? तो अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ में, तो तुरंत ही उससे बोलिए कि भैया कल रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचेंगे अपन। जी समझ में आ गया? वो बोले नहीं यार मेरे को कल समय नहीं है, परसों है, पर कोई बात नहीं, परसों करा लेंगे, एक हफ्ते बाद करा लेंगे, चाबी अभी दे दे मेरे को। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों कब्जा ले लीजिए। पर आपने बोला हाँ विश्वास, देखो प्रॉपर्टी खरीदते हो विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास से नहीं चलती दुनिया। लोग बोलते हैं हमें तू खुद लापरवाह है, तूने क्यों नहीं लिया, कब्जा तो लेता या कुछ पोजीशन तो करता, या वहां जाके उस प्रॉपर्टी पे जाकर अपना बॉडी गार्ड देता कि आज से प्रॉपर्टी मेरी है। नहीं समझे? समझ में आ रही है? तो आप उसका क्या ले लीजिए, कब्जा ले लीजिए। तो इस व्यक्ति ने ये परफॉर्मेंस कर दिया है और कब्जा भी ले लिया है। कौन सा समझ में आ गया? या फिर कब्जा ना लेके कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो उसे करना चाहिए उस प्रॉपर्टी के साथ में लेते वक्त, दोनों चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। पर उसने आधा कार्य नहीं किया है, केवल इस कारण कि आधा कार्य नहीं किया है, उसको उस प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि देखो, यदि वो व्यक्ति आधा काम करने के लिए तत्पर और रजामंद है, ये भी चीज है, ये आधा काम पूरा करना चाहता है, ठीक है, अगर ये रजामंद है तो प्रॉपर्टी उसके पास आई, रजामंद नहीं है, आधे में ही काम चला रहा है, तो नहीं होगा। चलिए देखने का काम करते हैं इसको। जहां की कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को, अब देखो कैसे लेना चाहिए, प्रतिफलात, फ्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, कहां प्रतिफलात लिखा है और कहां पर कोई संपत्ति कैसे अंतरण, तो ठीक है, प्रतिफलात अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से, अंडरलाइन कर लीजिए, हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है। क्या करता है? स्थावर संपत्ति को पैसे देके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते क्या है, प्राप्त करता है, जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निबंधन युक्तियुक्त निश्चय के साथ अभिनिश्चित किया जा सके। और इसमें बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी का इतना सही आएगा, ये लूंगा, ये लूंगा, सारी चीजें होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपने अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है जिसमें क्या है, आपने सारी बातें लिख दी है कॉन्ट्रैक्ट की, अभिनिश्चित कर दिया, सारी चीजें, सारे रिस्ट्रिक्शन जो भी है युक्तियुक्त साथ बता दिए, ठीक है। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, और इसके साथ साथ में अंतरिति ने
संविदा के भागिक पालन में, मतलब एक पालन में, ठीक है, भागिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है, ठीक है। अंतरिति जिसका कब्जा पहले से ही है, अब देखो कब्जा ले लिया है, पहले से ही है। अब ये कौन व्यक्ति होता है जो कब्जा पहले से ही बनाए लिखता है? किराएदार। ये समझ में आ गया? आप मकान खरीदने जा रहे हो, आप तो मकान पे क्या पहली बार ही जाओगे तो पहली बार कब्जा लेते हो, पर कोई आदमी ऐसा होता है किराएदार ने मकान खरीद लिया तो पहले से कब्जा बनाए हुए। ये समझ में आ गया? तो ये उसकी बात कर रहा है। अंतरिति जिसका कब्जा पहले से ही है, संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है, कंटिन्यू रख रहा है वो, और उस संविदा के अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर लिया है। अब क्या कार्य कर लिया है? जैसे नेम प्लेट हटा दी और अपनी नेम प्लेट लगा दी, या कोई और दूसरा कार्य जो भी व्हाटएवर, कोई पर आपके द्वारा कोई कार्य करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि दुनिया की नजर में आप बता दो ढोल पीट के भैया अपनी हो गई है। इससे क्या होता है, अब वो सामने वाला जो दूसरा वाला खरीद रहा है ना, उसको सूचना मिल चुकी है, या फिर अखबार में जारी करवा दो विज्ञप्ति कि आज की तारीख के बाद में ये चीज प्रॉपर्टी मेरी है, या नगर निगम में तुरंत भाग के जाओ, या ऐसा कोई कार्य कर दीजिए जिससे आपका कब्जा प्रतीत होता। क्योंकि सामने वाले को बेच भी दिए तो गुड फेथ में खरीदी हुई नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, उसको सूचना होनी चाहिए थी कि कहीं किसी और ने तो नहीं ले ली, इसके किसी और के कब्जे में तो नहीं है। चीज समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर आपको क्या है, कोई कब्जा लेना चाहिए या फिर ऐसा कोई कार्य करना चाहिए। कार्य कर चुका है, ठीक है। देखिए, और देखो और भी बता रहा है, और अंतरिति संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है। उसने अपने संविदा के एक भाग का तो पालन कर चुका है और पालन करने के लिए रजामंद है। और वो क्या कर रहा है कि अपने भाग के पालन करने के लिए क्या है, रजामंद है, तैयार है। वो आगे जो रजिस्ट्री की बात कर रही है उसको भी वो कराना चाहता है। तो देखिए यहां पर उसने ये काम कर लिया है। समझ में आ गया? जो अंतरिति है, जिसको अंतरण किया गया है, उसने ये काम कर लिया है। तो देखो वहां इस बात के होते हुए भी, किस बात के होते हुए, कि जहां कोई लिखित है, लिखित मतलब किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की तो लिखित होती है रजिस्ट्री, तो इसको ये समझ लीजिए, जहां कोई रजिस्ट्री है वहां वह अंतरण किसी तत्वसम प्रवृत्त विधि द्वारा विहित रीत से पूरा नहीं किया गया है। अब देखो उसने ये तो कर लिया है, परंतु क्या पूरा नहीं किया है? लिखित नहीं करी है, कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है। इसको एक शब्द में ये लिख लीजिए, ठीक है, कि नहीं किया है। अंतरक या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, जो अंतरक है जिसने ट्रांसफर किया है, या उसके अधीन कोई दावा करने वाला कोई व्यक्ति है, या उसकी तरफ से कोई एलआर है या कोई और व्यक्ति है, ठीक है, क्या अंतरिति या उससे उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, देखो किसके विरुद्ध? इसके विरुद्ध, ठीक है, उस संपत्ति के विषय में जिस पर अंतरिति ने कब्जा ले लिया है और चालू रखा है, कोई भी ऐसा अधिकार जो, ठीक है, उस संविदा के निबंधों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित अधिकार के सिवाय प्रवर्तित कराने से विवर्जित होगा। विवर्जित मतलब उसे चैलेंज नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब जी कि यहाँ पर किसको विवर्जित किया गया है? डिबार लिखा होगा शब्द, शैल बी डिबार्ड फ्रॉम इन्फोर्सिंग अगेंस्ट द ट्रांसफर। इंग्लिश में देखो तो उसे डिबार्ड नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने ये परफॉर्मेंस कर लिया है, कब्जा भी ले लिया है। तो जिसने उसे ट्रांसफर किया था वो ट्रांसफरी को क्या नहीं कर सकता? डिबार्ड नहीं कर सकता। कौन सा समझ में आ गया? ये कहना चाहे विवर्जित होगा, जी समझ में आ गया? पर वही वाली बात कह रहा है, परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे सप्रतिफल अंतरिति के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसे उस संविदा या उसके भाग की पालन की सूचना ना हो। यदि देखो अब इसको इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं एक बार। ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कोई चीज ट्रांसफर करता है और उसने ये पालन कर लिया है। क्या कर लिया है? ये पालन कर लिया है, पर इसका तो पालन नहीं किया। तो केवल इसका पालन नहीं किया तो ये व्यक्ति अगर सी को बेच देता है, उसको चीज समझ में आ गया, और वो उसको रजिस्ट्री भी करा देता है, डॉक्यूमेंट बना के संविदा करा के और रजिस्ट्री भी करा देता है। तो यदि इसने गुड फेथ में खरीदी है और इससे कोई सूचना नहीं थी तो सही होगा, चीज समझ में आ गया। अदरवाइज इसको सूचना थी, ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, सद्भावनापूर्ण। तो मैं यही तो कह रहा हूं, बी को क्या करना चाहिए? कब्जा लेने के साथ साथ में ऐसा कोई कार्य करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए, सामने वाले को सूचना मिल जाए, समाज को सूचना मिल जाए। आई ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि क्या है, इसके द्वारा ऐसा कोई कार्य, तो वहां जाके बोर्ड लगा दो
तो वास्तविक कब्जा है कि नहीं है, नजर आ रहा है। और उसे सूचना मान ली जाएगी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये नोटिस इसी के लिए बनाया गया है कि ये अगर सी व्यक्ति खरीद भी लेता है तो उसे क्या है, सूचना होनी चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए। एक्चुअल नोटिस पता चले नहीं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के पता चल जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कोई कार्य करना चाहिए इसको, वहां पर बोर्ड लगा दे, वहां पर कोई ऐसा आसपास के लोगों को क्या है, इसीलिए कि एक उत्तराखंड के एक आईएएस ऑफिसर है, नाम याद है, उत्तराखंड के एक आईएएस ऑफिसर है जो बहुत ज्यादा फेमस रहे और बहुत ज्यादा यूट्यूब पे उनकी क्या वीडियोस आती थी पहले, अब तो नहीं आती है, पतले से थे, हमेशा कैमरा में लेके चलते थे वो, कि कहीं पे भी रेड डाल देते थे, कहीं पे भी कुछ भी। दीपक हाँ, वो उनका अगर आप एक बार वीडियो देखना ना तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही थी, अगर सर्च कर सके, अगर उनका दीपक है या क्या नाम है, तो उन्होंने बताई थी कि भाई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या क्या काम करने चाहिए। तो उन्होंने यही सेक्शन को आगे बढ़ाया था कि अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखिए, आप उसको रजिस्ट्री कराइए, और रजिस्ट्री कराने से काम नहीं करा, उसकी तारबंदी कराइए, तारबंदी कराने के बाद में कुछ ना कंस्ट्रक्शन कराई दीजिए, कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करा ही दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी इनमें क्या है, डिफॉल्ट आ जाती है, तो कब्जा तो साबित कर पाओगे और लोगों को वहां पर वास्तविक कब्जा तो नजर आएगा। ये समझ में आ रही है। पर आप डॉक्यूमेंट बना के, अरे यार घर खरीद लिया और केवल कागजातों को घर पे लेके बैठे हो, रजिस्ट्री कराई नहीं है, वो आदमी दूसरे को बेच सकता है और उसने रजिस्ट्री करा दी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया ताकि उसको कोई सूचना मिले। भाई मुझे क्या मालूम आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, ये समझ में आ गया। लोग प्रॉपर्टी को छुपा के रखते हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए हमने खेत खरीद लिया। अरे मैं कहता हूँ उल्टा, लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहो कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है, ताकि सामने वाले को क्या हो जाए, सूचना हो जाए। ये समझ में आ गया। नहीं तो हमारे सोसाइटी में क्या हो, अरे नजर लग जाएगी, अरे उल्टा करोगे तो नजर लग जाएगी, आपने किसी को बताया नहीं, तो बताया नहीं, बताने के लिए तो सूचना देनी होगी, सूचना के तरीके होते हैं, तो उल्टा करा करो। इसीलिए लोग प्रॉपर्टी में ज्यादा क्या है, डरे डरे से रहते हैं, उल्टा काम करते हैं, लॉ के प्रोस्पेक्ट से काम नहीं कर रहे। तो ये बात समझ में आ गया। अगर किसी ने आधे भाग का वो पालन कर दिया है तो दूसरा व्यक्ति अगर उसके आधे भाग का पालन नहीं करता है तो दूसरा व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, डिपार्ट नहीं कर सकता उसके अधिकारों से, यदि वो दूसरे कार्य को भी करने के लिए तत्पर और रजामंद है। ये समझ में आ गया, ये कहना चाहते हैं। तो अपने भागिक पालन का, जिसने अपने आधे पालन कर लिया है तो लॉ उसे क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। अदरवाइज लॉ सेव नहीं करता। अगर उसने कब्जा नहीं लिया होता, केवल कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता तो लॉ सेव नहीं करता, बोले तो तू पागल आदमी है। पर तूने कब्जा भी ले लिया, आधा मालिक भी बन गया, आधा डॉक्यूमेंट भी बना दिया, तो मैं तेरी मदद करूंगा। ये समझ में आ रही है, ये है। तो हमारा 53A तक हमारे ये जनरल थ्योरीज कंप्लीट हो गए। आई होप मैंने विद इलस्ट्रेशन विद बेरेक्ट आपको क्या है, सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, बेरेक्ट पढ़ने का तरीका भी बताया मैंने आपको। नहीं, वो रजिस्ट्री बाद में होती है। रजिस्ट्री कब होती है, रजिस्ट्री देखिए, पहले तो जिसने क्या है, कृषक होता है, कृषक ने क्या है एग्रीकल्चर लैंड ली थी तो कॉमर्शियल में तब्दील कराना होगा। तो वो लोग बोलते हैं ना कि हमने इसकी वो करा ली है, वो करा ली, वो केवल कॉमर्शियल 90B की कार्रवाई करते हैं। रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसकी। रजिस्ट्री खेत की थी, किसके लिए, खेती के लिए। ये समझ में आ गया। पर जैसे ही कॉमर्शियल करा है तो उन्होंने ट्रांसफर करवाया है केवल। वो करा सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर उसे कॉमर्शियल में आपने जैसे खेत खरीद लिया, ठीक है, अब आपने खेत खरीद लिया, अब वो एग्रीकल्चर ही कंटिन्यू चली आ रही है, आपने उसमें कॉमर्शियल नहीं कराया उसको, तो वहां पर आप मकान बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कितने मकान बनाओगे, खाली प्लॉट, तो खाली प्लॉट का ही तो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बाद में मकान का भी कराते हैं। मकान हाँ, कन्वर्जन चार्ज देना पड़ता है। हाँ, तो वो एग्रीकल्चर की करा रहा है, रजिस्ट्री भी तो किसको करा रहे हो आप, तो हो जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली प्लॉट की रजिस्टर एग्रीकल्चर में हो जाएगी। पर अगर किसी ने आपने जैसे, अब आप देखो, सुनो, कृषक से खरीदा किसी ने, बिल्डर ने,
और बिल्डर क्या खेती करने के लिए तो नहीं करेगा उसे, ऑब्वियसली वो उसने क्या है कॉमर्शियल कराएगा वो। तो पहले उनको जब कॉलोनी काटेंगे भी सही तो उनको पहले क्या करना होगा, कॉमर्शियल में चेंज करना होगा, तभी वो कॉलोनी काट सकते हैं। कृषि भूमि में कॉलोनी नहीं काट सकते, नहीं तो तुरंत उनको पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर भूमि कम हो रही है, तो उसको सरकार को लॉस हो रहा है, तो उसको लिए सरकार को क्या देना होगा, कुछ पैसा देना होगा, कन्वर्जन पैसा देना होता है एग्रीकल्चर लैंड से कमर्शियल लैंड में तब्दील कराने के लिए, तभी वो आप उसके अंदर प्लॉटिंग कर सकते हो। यहाँ तक कि खेत में बाउंड्री भी कर दी ना आपने, 4 हिस्से बांट दिए, 5 हिस्से बांट दिए, लोग बोलेगा नहीं गलत है, कॉमर्शियल कर रहे हो कहीं, मुझे तो इंटेंशन पता नजर आ रहा है तुम्हारा, तो उसे कॉमर्शियल में तब्दील कराना होगा उसे, ठीक है। और बिना कॉमर्शियल में तब्दील कराए उसने एग्रीकल्चर लैंड में ही काट दी, तो ये लैंड क्या है, डिस्प्यूटेड आ जाएगी। कई ऐसे होते हैं किसानों से बोलते हैं हम ले रहे हैं, पर उसने कमर्शियल नहीं कराया और एकदम क्या है उसने क्या है कॉलोनी काट दी, और लोगों ने भी देखा नहीं कमर्शियल हो रहा है, बोले साहब पट्टे नहीं आए आ जाएंगे, यही विश्वास में क्या है लोग भी खरीद लेते हैं, और ये फिर क्या कर देता है बाद में केस कर देता है। समझ में आ गया? तो इसको राइट ही नहीं था, बिल्डर्स 90% यही कर रहे हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल चली होगी सर, बस अच्छी तरह से नहीं कराया होगा। इसीलिए मैं आपको एक ही बात बोलूं, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं कॉमर्शियल चीज ले लेता हूँ, खेत कटाया अभी तुरंत क्या प्लॉट ले लेता हूँ, तो प्लॉट जो ले रहे हो ना आप अपनी रिस्क पे ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां लॉ कहता है कि आपको 2 भागों का पालन करना है, रजिस्ट्री भी करानी है, पर अगर बीच में उसने किसी ने अगर उसे खरीद लिया, ये समझ में आ गया, तो आपके राइट्स क्या हो जाएंगे, ये समझ में आ रही है? तो बड़ा रिस्क पे लेना होता है। तो इसीलिए मेरे ससुर साहब या फिर कोई भी वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई इसका पट्टा है कि नहीं है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, कोई लोग तो कहते हैं अरे पट्टा तो इसलिए है क्योंकि हमको क्या लोन मिल जाएगा। अरे लोन के लिए नहीं है, पट्टा इसलिए है कि वो क्या है गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसे क्या है कॉमर्शियल से क्या है उसमें आप अपनी रजिस्ट्री करा के इसे क्या है अपने पक्ष में करा लीजिए, नहीं तो दूसरे उसका क्या है कोई भरोसा नहीं है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, आइए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 2 ठीक है, किस पे लागू नहीं होता है, मुस्लिम लॉ पे लागू नहीं होता, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 3 स्थावर संपत्ति के विक्रय के बारे में, सेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आइए संपत्ति प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की है मैं दुरुस्त बताऊं, स्थावर और जंगम। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कौन कौन सी चीज केवल है ना स्थावर संपत्ति के लिए ये टीपीए कह रहा है। ठीक है, अब देखिए जो सेल की बात कर रहा है, विक्रय की बात कर रहा है, तो विक्रय तो आप स्थावर संपत्ति मतलब भूमि का भी कर सकते हो, जंगम का भी कर सकते हो, आपके पास बाइक है उसका भी कर सकते हो, या कार है उसका भी कर सकते हो, घर का भी कर सकते हो। तो घर तो हो गया स्थावर, और जंगम संपत्ति क्या हो गई, कोई कारवार। तो ये इसको डील नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है, टाइटल से पता चल रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार सेल की बात कर रहा है टीपीए तो सारे प्रकार की सेल की बात कर रहा है, नहीं, ये जंगम संपत्ति की सेल की बात नहीं कर रहा है। कौन सी संपत्ति की बात कर रहा है, टाइटल से पता चल रहा है, स्थावर संपत्ति। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, पर सर ये कौन से की बात कर रहा है, जंगम संपत्ति कहां पर सेल की जा सकती है, जंगम संपत्ति की जाती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसको गुड्स बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ठीक है, माल विक्रय अधिनियम, तो वहां पर जंगम संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है, और यहां पर किसका विक्रय किया जा रहा है, पहला तो एक कॉन्सेप्ट ये समझना है। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है पट्टा बंधक, जहां पर स्थावर संपत्ति का पट्टा या बंधक किया जाता है वो टीपीए वो बता रहा है उसका। परंतु जहां पर अगर कोई जंगम संपत्ति को अगर आपने उस पर रखा है, ठीक है, उस पर, तो उसे क्या कहते हैं बताइए, गिरवी, क्या कहते हैं उसे, तो उसको डील नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील कर रहा है, आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में। तो हम केवल किसकी, अब मैं दोबारा मिटा देता हूं, हम केवल कुछ चीजों को पढ़ेंगे, विक्रय पट्टा बंधक, वो भी किससे संबंधित, ये समझ में आ गया आपके।
आइए दूसरी चीज, एक्सचेंज, एक्सचेंज विनिमय और आपके दान, ये जंगम और इमूवेबल बोथ प्रॉपर्टी का किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टीपी। ये याद, ये समझ में आ गया। जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों का दान दिया जा सकता है और दोनों का ही क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा किताब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पर